मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम मॉडर्न हिस्ट्री फॉर सिविल सर्विसेज में हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मॉडर्न इंडिया के सिलेबस पे चर्चा किया था कि कौन से सिलेबस, उसके कौन से चैप्टर्स पढ़ें कि आप सिविल सर्विसेज, पीसीएस, आईएएस के प्री एग्जाम्स को क्वालिफाई पर कर पाए और साथ ही साथ मेंस के पेपर को भी इजीली सॉल्व कर पाए। तो उसी क्रम में मैंने 26 से 27 चैप्टर्स बताए थे मॉडर्न इंडिया के सेक्शन के। तो उसमें से आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि भारत में यूरोपियंस का आगमन। तो इस चैप्टर को हम आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, जब हम भारत में यूरोपियन के आगमन को देखते हैं तो इसका परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन में हम क्या चीज रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्री के लिए ले लेते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपियन आए। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि भारत की खोज की जो बात कही जाती है वह जाता है वास्को डी गामा के नाम से, यानी कि इस भारत में सबसे पहला जो यूरोपियंस आए मॉडर्न वर्ल्ड में वह थे पुर्तगाली। कब आए? 1498 में आए। फिर उसके बाद जो दूसरा कदम भारत में रखा वो रखा डचों ने। ये 1595 से 96 के बीच में आए, यानी पहले पुर्तगीज आ रहे हैं और करीब उसके 100 साल बाद डचेस का इंडिया में आना हो रहा है। डचेस के बाद थर्ड आने वाले थे ब्रिटिशर्स। जी हाँ, वही ब्रिटिशर्स जो आगे चल करके भारत को अपना गुलाम या स्लेव बनाए। तो ब्रिटिशर्स यहां पर 1600 एडी में आए। फिर चौथे आने वाले थे, कदम रखने वाले थे डेनमार्क के लोग और इनका आना हुआ 1616 में। फिर उसके बाद अगले आए फ्रांस के लोग, यानी फ्रांस पांचवी महाशक्ति थी यूरोप की या सुपर पावर थी जो इंडिया में कदम रखी। ये कब आई? 1664 में। और अंत में स्वीडिश आए छठवां। तो ये चीज क्रम जान लेना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस क्रम में आपको सजाने के लिए पूछा जाता है कि किसके बाद कौन सी शक्ति भारत में प्रवेश की। तो 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ऑप्शन चुनना होगा। तो ये क्रम आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल ये तो समझ गए कि मॉडर्न इंडिया की शुरुआत कहां से हो रही है, कि जब यूरोपियंस इंडिया आ रहे हैं तब से हो रही है। हम ऐसा क्यों रखते हैं मॉडर्न इंडिया की शुरुआत के लिए? तो इसके पीछे रीजन है कि ये यूरोपियंस ही जो यहां पर आए उनमें से सभी शक्तियां धीरे धीरे पीछे हट गई। फाइनली ब्रिटिशर्स ने हमें अपना गुलाम बनाया और 1947 से जब हमें इनसे आजादी मिली तो ये 200 साल जो हम पे शासन किए उसका प्रभाव हमारे संविधान पे दिखाई दिया, कॉन्स्टिट्यूशन पे, कल्चर पे दिखाई दिया। और करंट जो मॉडर्न इंडिया है वह काफी हद तक यूरोपियन कल्चर से प्रभावित है। इसलिए हम जो मॉडर्न इंडिया का इतिहास स्टार्ट करते हैं वो भारत में यूरोपियंस के आने से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जानेंगे पॉइंट वाइज कि आखिर ये यूरोपियंस इंडिया आए क्यों, इनको यहां आने की जरूरत क्या पड़ी या इनकी क्या व्यवस्था थी या क्या नीड्स थी। तो फिलहाल हम जो अब तक पॉइंट्स जाने हैं उससे ये डिस्कस निकाले इंट्रोडक्शन पार्ट में कि 1498 में पुर्तगीज इंडिया आया। पॉइंट को ध्यान देते रहेंगे। 1498 में आए और उसके बाद से लगातार यहां पर दूसरी यूरोपियन शक्तियां आती गई। करीब यह 400 ईयर्स का, करीब 400 साल का क्रम था। फाइनली यहां पर जो भी 6 शक्तियां आई पूरे इंडियन ओशन रीजन में, उनमें बस सबसे ज्यादा शक्तिशाली ब्रिटेन और फ्रांसीसी ही थे जिन्होंने बाकी देशों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल लिया और फाइनली नियंत्रण स्थापित करने में सफल हुए। आज भी देखेंगे तो इंडियन ओशन जोन में सबसे ज्यादा फ्रांसीसी बस्तियां ही हैं। और इंग्लैंड 1945 में अपने जो टेरिटरीज है वो अपने अमेरिका जो उसका देश था या किसी दौर में कॉलोनी थी उसको गिफ्ट कर दिया 99 ईयर्स के लिए लीज पर। तो फिलहाल लीज पे दिया, कुल मिलाकर के ब्रिटेन और फ्रांस 2 ऐसे देश थे जो पूरा इंडियन ओशन रीजन के देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल हुए। फिलहाल इन सभी जो 6 देश थे इनके बारे में अगले लेक्चर में हम पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे एक एक क्रम में। यानी कि भारत में यूरोपियंस का आगमन यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया का ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद इस 6 का हम अलग अलग चैप्टर यूरोपियंस के आगमन में ही पढ़ेंगे। तो फिलहाल इनका एक जनरल कॉज समझते हैं कि क्यों यहां पर आए इंडिया में या साउथ एशिया के देशों में। तो जब सबसे पहले आते हैं तो उसमें आता है यूरोप का रेनेसा, यानी यूरोप का पुनर्जागरण।
यूरोपियन रिनेसा क्या है? तो आप सभी जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें पढ़े होंगे कि ईसा के जन्म के बाद से और अरब देशों में मोहम्मद साहब के जन्म के बाद से ये एरिया पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो जो पहले यूनान से जब सिविलाइजेशन यूरोप का चलता था, यानी ईसा के जन्म के पूर्व, तो वो यूरोप काफी रैशनल हुआ करता था। किंतु ईसा के जन्म के बाद से ये क्षेत्र धार्मिक रूढ़िवादिताओं में फंसता चला गया और यह करीब 1500 साल का समय लगा रहा इस धार्मिक रूढ़िवादिता में, चंगुल में फंसा रहा। इसी दौरान एशिया में इस्लाम ने पैर पसारे और इस्लाम का नियंत्रण एशिया वाले सेक्शन में हो गया। फाइनली ये दोनों शक्तियां ईसाई और मुस्लिम आपस में टकराए। ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ा जिसे कि उन्होंने क्रूसेड कहा, मुसलमानों ने ईसाइयों के खिलाफ यानी क्रिश्चियंस के खिलाफ उसे जिहाद का नारा दिया। इसका आउटकम क्या निकला कि जिहाद और क्रूसेड की जो आपसी लड़ाई हो रही है, इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए रिलीजन का इस्तेमाल किया और औसत एशिया और जो यूरोप की जनता है वो पूरी तरीके से डार्क एरा में एंटर कर गई, यानी कि धार्मिक रिलीजियस बातों को ही हकीकत मानने लगी। कोई साइंटिफिक सोच अब रहा नहीं, जो कि पूर्व में आज से 2500 साल पहले या 2500 ईयर्स के में ग्रीक थिंकर्स के पास होता, तो वे सारे थॉट्स अब सप्रेस हो चुके थे। तो इस एरा को डार्क एरा कहा गया। बहुत शॉर्ट में मैंने ये चीज समझाया है। फाइनली इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप का एशिया से कनेक्टिविटी टूट गई, क्योंकि एशिया वाले रूट पर मुस्लिम शासकों का कंट्रोल हो गया। अब जब एशिया वाले रूट पे मुस्लिम शासकों का कंट्रोल हो गया, यूरोप का एशिया से कनेक्शन टूट गया और मुस्लिम पावर्स काफी ज्यादा रिसोर्सेस पे कंट्रोल कर ली थी। तो यूरोप में गरीबी तेजी से बढ़ने लगी। पॉप और वहां के फ्यूडल लॉर्ड्स उन लोगों का एक्सप्लॉइट करने लगे और जब एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा बढ़ गया तो इन लोगों ने, जब रोटी पेट में नहीं होती है तो धर्म साथ नहीं देता है, रिलीजन साथ नहीं देता है। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने रिवॉल्ट किया रिलीजियस प्रोपेगेंडास के खिलाफ। और जब रिवॉल्ट किया तो उसमें साइंस की बड़ी भूमिका थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जैसे गैलीलियो हुए, न्यूटन हुए, इन लोगों ने जब टेलीस्कोप का आविष्कार किया, केपलर निकल के सामने आ रहे हैं, तो इससे यह साबित हो रहा है कि जो पृथ्वी है या दूसरे ग्रह है या ब्रह्मांड है उसको ईश्वर ने नहीं बनाया, या फिर बनाया भी है तो इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हमें इनका सही तरीका खोजना होगा। खैर फिलहाल रिलीजियस भय से मुक्ति ही यूरोपियन रिनेसा का कारण थी और ये यूरोपियन रिनेसा ही भारत में यूरोपियंस के आने के लिए परिस्थितियां पैदा कर रहा है। यानी धर्म के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया यूरोप में उभरी, जो रिएक्शन उभरा रिलीजन के खिलाफ, वो यूरोपियन रिनेसा बोला जाता है। और यह रिनेसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मर्केंटलिज्म, वाणिज्य व्यापार और फ्रीडम सबको प्रमोट करने वाला था। और ये सारी परिस्थितियां वो कंडीशंस बनाएंगी जिससे के लिए यूरोपियंस भारत आने के लिए विवश होंगे, नए ट्रेड रूट्स को खोजने के लिए विवश होंगे। तो चलते हैं, हम इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि कौन कौन से वो कारण थे। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया है कि यूरोप का रिनेसा, तो रिनेसा वाले पॉइंट को आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इस रिनेसा के परिणाम स्वरूप क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो सबसे जो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है वो आ रहा है राइज ऑफ मर्केंटलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वाणिज्यवाद का उदय। ये यूरोपियंस को भारत आने के लिए विवश किया। ये राइज ऑफ मर्केंटलिज्म क्या है? तो जैसा कि हमने जाना कि जब अंधकार युग में डार्क एरा में यूरोप था तो फ्यूडल लॉर्ड्स का शासन था और हथकरघा साधनों के माध्यम से या फिर ट्रेडिशनल वे में वस्तुएं उत्पादित होती थी। तो जितना उत्पादन होता था वो लोकल मार्केट के लिए ही पर्याप्त नहीं होता था। लेकिन जब रिलीजन के चंगुल से छूट चुका था यूरोप या यूरोप के कई देश, तो इन्होंने जो अपना शोध किया, उस शोध के परिणाम स्वरूप जो मशीनें आई, उन मशीनों ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दिया और जो कि वहां की पॉपुलेशन खपत नहीं कर सकती थी। तो जो मशीनों से प्रोडक्शन हो रहा है, इन मशीनों के से जो प्रोड्यूस वस्तुएं हैं उनके लिए नए बाजार की आवश्यकता थी। तो इस नए बाजार की तलाश के लिए यूरोपियंस बाहर निकले और इन्होंने सुन रखा था कि इंडिया एक अमीर देश है, तो जाहिर सी बात है उनकी वस्तुएं बाजार में बिक सकती थी भारतीय। तो इसकी खोज के लिए ये बाहर निकले, यानी कि किसके लिए? अपने मर्चेंट्स इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, वस्तुओं को बेचने के लिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है यूरोपियन रिनेसा के बाद। तीसरा कौन सा कारण था यूरोपियंस के भारत आने का? तो तीसरे कारण देखेंगे तो तकनीकी प्रगति। जैसे कि जो यूरोपियन नेशंस हैं
जैसा कि मैंने बताया कि मिडिल एरा में ईसाई और इस्लाम का युद्ध चल रहा था, तो इन यूरोपियन देशों में से पुर्तगाल ही वह शक्ति थी जो सबसे पावरफुल था। हम आगे डिटेल पुर्तगाल वाले चैप्टर में समझेंगे, या केवल एक कॉमन कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें। तो पुर्तगाल के जो राजा हुआ करते थे, हेनरी नेविगेटर, उन्हें समुद्री यात्राओं में बड़ी दिलचस्पी थी और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कई समुद्री दिशाओं का पता लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट की खोज की थी, और वे इंस्ट्रूमेंट थे एस्ट्रोबस, कंपास आदि। तो इसकी सहायता से, एस्ट्रोबस, कंपास आदि की सहायता से अब दुनिया में किसी भी देश में जाना आसान हो गया, ताकि ये अपने लोकेशन को ट्रेस कर सकते थे। तो तकनीकी प्रगति अन्य महत्वपूर्ण कारण था यूरोपियंस के भारत आने का, जिसको इन्होंने इंटरनली मोटिवेट किया कि बाहर निकलो, यात्राएं करो, और अब तुम्हें भूलना नहीं पड़ेगा, ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हारी मदद करेंगे। इसके अलावा कौन सा मेजर कारण था? हालांकि ये दो छोटे छोटे कारण हैं। तो जो अगला बड़ा कारण है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है व्यापारिक मार्गों की खोज। क्योंकि मिडिल एरा में एशिया के जो ट्रेड रूट्स हैं उस पर मुस्लिम रूलर्स का कंट्रोल था, और ईसाई वर्ल्ड इस क्षेत्र से आ नहीं पा रहा था एशिया। तो जाहिर सी बात है, अब उन्हें भारत और यूरोप तक, भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों तक अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए बिना अरब व्यापारियों से उलझे नए ट्रेड रूट की तलाश करनी थी। तो ऐसी परिस्थिति में केप गुड होप रास्ते के जरिए ये लोग भारत की खोज करने में सफल हुए। तो ध्यान रखेंगे कि नए व्यापारिक मार्ग ये चाहते थे भारत तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अब साबित हो चुका था साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रयोग से कि धरती गोल है, चपटी नहीं है, जैसा कि रिलीजियस बुक्स में लिखा है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी क्षेत्र से अगर निकल रहे हैं और नसीब साथ दिया पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो घूम करके अपने यहां तो पहुंच ही आएंगे। जनरली एक मजाक कर रहा हूं फिलहाल। ये चीज आप समझ गए होंगे कि व्यापारिक मार्गों की खोज न, ताकि अरबों से उन्हें डायरेक्ट उलझना ना पड़े, कंपटीशन ना लेना पड़े तुरंत का। वरना नए व्यापारी हैं यूरोप के, अगर अपनी एनर्जी को अरबों के साथ लड़ने में बर्बाद कर देंगे तो मुनाफा क्या कमाएंगे। और मर्चेंट्स का मूल उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना, ना कि लड़ाई लड़ना। तो नए रूट की खोज ज्यादा आसान था अरबों से लड़ने की बजाय। फिर उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कारण क्या था? वो था गेन कंट्रोल ऑफ द ओशंस, यानी समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना। जैसा कि मैंने बताया कि एशिया के समुद्री मार्गों पर मुसलमानों का कब्जा था, और जब फाइनली पुर्तगीज जब आने लगे नए रूट की खोज करके, तो धीरे धीरे दूसरे यूरोपियंस भी उसी रूट का प्रयोग करना चालू कर दिए। तो ऐसी परिस्थिति में समुद्री क्षेत्रों पर किसका कब्जा हो, इन यूरोपीय देशों का आपस में टकराव हुआ। साथ ही साथ अरब देशों के प्रभुत्व से भी इन्होंने समुद्र छुड़ाने का निर्णय किया, ताकि यूरोप और एशिया के बीच में सीधा संपर्क स्थापित हो सके। आईआर में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, यहां लेक्चर बेवजह लेंदी हो जाएगा, तो केवल बस बुलेट पॉइंट्स को समझा रहा हूं। तो इन परिस्थितियों ने इन्हें विवश किया कि जो ओशन क्षेत्र है उनको मुसलमानों के चंगुल से छुड़ाया जाए। और चूंकि शुरुआती दौर में जब पुर्तगीज जब पहुंचे थे, जैसा कि मैंने बताया, तकनीकी प्रगति के कारण, पुर्तगाल के राजा की दिलचस्पी के कारण, तो जब कई गुना मुनाफा कमा के ले गए तो उसका प्रभाव दूसरे यूरोपीय देशों पर पड़ा, और वे भी चाहते थे कि ट्रेड रूट्स पे जितना कंट्रोल होगा उन देश के व्यापारी उतना ही अमीर होंगे, या ये देश इतना ही अमीर होंगे। तो समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण की होड़ ने भी नए उपनिवेशों की खोज के लिए इन्हें विवश किया, या भारत जैसे क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित करने के लिए ये विवश हुए। क्योंकि यहां उपनिवेश रहेंगे तो आसानी से मिलिट्री इनको इधर से मिल जाएगी, ताकि ये दूसरा देश अगर समुद्र में इनको कोई चैलेंज करे तो उससे निपट सके। फिर अगला क्या है? अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है रिलीजियस एंड जियोपॉलिटिकल मोटिव्स। तो इसके बारे में मैं पूर्व में आपसे चर्चा कर ही चुका हूं, केवल बस आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं कि ईसाई और इस्लाम के बीच आपसी लड़ाई ने प्रभुत्व किसका होगा वैश्विक राजनीति पर, या वैश्विक रूटों पर, या जियोपॉलिटिक्स पर, इसके लेकर के जो ईसाई और इस्लाम उलझ रहे थे, उसकी होड़ ने भी नए समुद्री रूटों पर इन्हें अपनी पकड़ बनाने के लिए यूरोपियंस को विवश कर दिया, और इस प्रकार ये एशिया में कदम रखे। फिर अगला और सबसे इंपॉर्टेंट है, और यह यूं कहने की यही सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है हंट फॉर इंडियन मर्चेंडाइज, यानी भारतीय वस्तुओं के
प्रति इनका लगाव। जैसे कि भारत में मसाले होते थे, कपड़े होते थे, और शुरुआती यूरोपीय व्यापारी ये मसाले और कपड़े ले जाकर के कई गुना मुनाफे कमाए। अब देखें तो जब कई गुना मुनाफा कमाए तो उसने ही दूसरे व्यापारियों को यहां आने के लिए इंस्पायर्ड या प्रेरित किया था। तो दूसरे व्यापारी जब आ रहे हैं और यहां जा रहे हैं, वहां मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहां के लोग जब भारतीय मसालों और कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको इसकी लत लग चुकी थी। और एक कहावत है इंग्लैंड में कि अंग्रेजों ने केवल मसाले के लिए सारी दुनिया जीती है या आधी दुनिया जीत ली है, इतना वो मसाले के शौकीन हुआ करते थे उस दौर के क्रिश्चियंस, खास करके ब्रिटिशर्स। तो भारतीय वस्तुओं के प्रति इनकी अगाध ललक थी। एक यूं कह लें कि किसी भोजन को आप करते हैं जैसे कि एडिक्शन जैसी चीज, तो भारतीय वस्तुओं के प्रति इनका एडिक्शन था, वो इसके बगैर जी नहीं सकते थे। तो इसलिए भी इन्हें भारत को अपना उपनिवेश बनाने के लिए विवश होना पड़ा, और इसके लिए ये लोग कई लड़ाइयां लड़े, जिसको कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये सारी परिस्थितियां समझ चुके हैं कि कौन कौन से कारण थे जो जिसके कारण यूरोपीय भारत आए थे। तो सारे हम पॉइंट वाइज देख चुके हैं, इस पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे।